सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक रेवेन्यू एंड इट्स सोर्सेस, सार्वजनिक आय और उसके स्रोत। हालांकि ये टॉपिक जनरल है, हमें पता है कि पब्लिक रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, लेकिन फिर भी इस बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको बहुत ही जनरल वे में एक्सप्लेन किया। प्रॉपर वे में हमें पता होना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पे पब्लिक रेवेन्यू होता क्या है और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। आइए जानते हैं कि पब्लिक रेवेन्यू किसे कहते हैं। राजकीय आय अथवा राजकीय आगम का प्रयोग दो अर्थों में किया जा सकता है। पब्लिक रेवेन्यू कहीं या पब्लिक इनकम कहीं, तो इसका प्रयोग दो अर्थों में हम कर सकते हैं, व्यापक तथा विस्तृत अर्थ में। एक है व्यापक और विस्तृत अर्थ में और एक है संकीर्ण तथा संकुचित अर्थ में। पहले हम पढ़ेंगे व्यापक और विस्तृत अर्थ में। व्यापक तथा विस्तृत अर्थ में इसके अंतर्गत राज्य की सभी प्रकार की प्राप्तियों अथवा आय को सम्मिलित कर लिया जाता है। व्यापक और विस्तृत अर्थ में जितने भी गवर्नमेंट को रिसीट्स मिल रही हैं उनको शामिल कर लिया जाता है। यहाँ तक कि सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री, पत्र मुद्रा छाप कर जुटाई गई राशि को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। व्यापक अर्थ में अगर हमने कहीं से उधार लिया है, आगम क्या है, हमें इनकम का मिलना, कहीं से उधार लिया है या फिर नोट छपाई की है या फिर सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री की है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बेचा है, उससे भी हमें इनकम मिल रही है, तो हम कहेंगे कि हमारी सार्वजनिक आगम का पार्ट है। दोबारा सुनिए, एक है व्यापक अर्थ में परिभाषा और एक है संकीर्ण अर्थ में परिभाषा। व्यापक अर्थ में परिभाषा ये कहती है कि इनकम मिलनी चाहिए, डजेंट मैटर कहाँ से मिले। यदि हमें हमारी संपत्ति बेचकर भी मिल रहा है तो वो इनकम का पार्ट है, नोट छपाई कर रहे हैं तो भी इनकम का पार्ट है। दूसरी जो परिभाषा है जिसे हम कहते हैं संकीर्ण या संकुचित अर्थ में, वो कहती है कि सार्वजनिक आगम में सरकार की केवल वही आय व प्राप्तियों को सम्मिलित की जाती है जिन्हें लौटाना न पड़े। ऐसी प्राप्तियां जिन्हें लौटाना ना पड़े। अब सपोज आपने डेट लिया है, सार्वजनिक ऋण लिया है, तो आपको चुकाना पड़ेगा, ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। ये जो सार्वजनिक ऋण है, ये संकुचित परिभाषा में इसे ऐड नहीं करते, इसे कहते हैं कि ये आगम का पार्ट नहीं है। अतः संकीर्ण अर्थ में सार्वजनिक आय में आंतरिक बाह्य ऋणों, राजकीय संपत्ति की विक्रय से प्राप्तियों, पत्र मुद्रा छाप कर प्राप्त की गई आय को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो ये डिफरेंस है दो तरह की परिभाषाओं में, एक व्यापक अर्थ में और एक संकीर्ण अर्थ में। जो व्यापक अर्थ में परिभाषा है वो कहते हैं कि हमें इनकम मिलनी चाहिए, डजेंट मैटर कि चाहे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेचें, चाहे वो नोट छापें, चाहे हम लोन लें। लेकिन जो संकीर्ण अर्थ में परिभाषा है वो ये कहती है कि अगर पैसा हम लें तो उसे लौटाना ना पड़े। ऐसा इनकम जिसे हमें लौटाना ना पड़े वो आगम का पार्ट है। पत्र मुद्रा छपाई करो या फिर सार्वजनिक ऋण लो, चाहे वो आंतरिक लो बाह्य लो, ये सार्वजनिक आगम का पार्ट नहीं है। जनरली हम व्यापक परिभाषा का ही उपयोग करते हैं जिसमें हम सब चीज़ों को, ऋण को, संपत्ति को, सब चीज़ों को किस में इंक्लूड करते हैं, सार्वजनिक आगम में इंक्लूड करते हैं। अब मैंने आपको वीडियो के इनिशियल में बताया था कि आज हम पढ़ेंगे आगम किसे कहते हैं और इनकम के स्रोत क्या हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज से हमें आय प्राप्त होती है। तो सरकार को अपनी विभिन्न उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए खर्चों की पूर्ति विभिन्न स्रोतों से आय जुटाकर करनी पड़ती है। गवर्नमेंट को जितनी भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए आय जुटाकर करनी पड़ती है। इन्हें मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, एक तो है टैक्स रेवेन्यू और एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। पहला टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या है? कर प्राचीन काल से राज्य की आय का प्रमुख स्रोत रहे हैं। टैक्स जो है वो बहुत प्राचीन काल से चल रहा है कंसेप्ट। कर सरकार को अनिवार्य रूप से दिया जाने वाला वह भुगतान है। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को अनिवार्य रूप से दिया जाने वाला वह भुगतान है जो सरकार द्वारा सर्वसाधारण के हितों पर की जाने वाली व्यय की पूर्ति के लिए किया जाता है। टेलर के शब्दों में, प्रोफेसर टेलर ने कहा कि वे अनिवार्य भुगतान जो सरकार को बिना करदाता को किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा के लिए किए जाते हैं, कर है। वो अनिवार्य भुगतान ऐसे भुगतान जो सरकार को बिना
करदाता को किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा के कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा फिर भी लिए जाते हैं तो क्या है, कर है। कर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। कर दो प्रकार के हैं, एक है प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष करों में उन करों का समावेश होता है जिनका कराधान तथा करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। डायरेक्ट टैक्सेस उन टैक्सेस को कहते हैं जिसका इम्पैक्ट भी एक पर पड़े और इंसिडेंस भी एक पर पड़े। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में जो सैलरीड पर्सन है उस पर ही टैक्स इम्पोज होता है और पे भी वही पर्सन करता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। संपत्ति कर, मृत्यु कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर, ये सब किसके पार्ट हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के पार्ट हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के उदाहरण हैं। अब है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिनका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है और कराघात किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस उन टैक्सेस को कहते हैं जिसका जो मॉनेटरी बर्डन है वो किसी और पर टाला जा सकता है। जैसे सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स गवर्नमेंट शॉपकीपर से वसूल करती है लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर पर पड़ता है उसका इंसिडेंस। तो ये जो टैक्स होते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं कि पड़ता किसी पर है और चुकाना किस पर पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर की स्थिति में कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे अदा करता है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उस सिचुएशन में क्या होता है कि कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे पे करता है। उदाहरण उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर आदि। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब क्या है इसकी उदाहरण है। अब तो अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसकी अलग से हम एक टॉपिक वीडियो बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम। देखिए हमने पहले पढ़ा कि टैक्स रेवेन्यू कहाँ कहाँ से मिलता है। हमने देखा टैक्स रेवेन्यू दो तरह के टैक्सेस से मिल सकता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब हम ये देखेंगे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है। हमने पढ़ा कि जो पब्लिक रेवेन्यू है उसकी दो सोर्सेज हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू और एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू दो प्रकार के होते हैं टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स और अब हम पढ़ेंगे गैर कर राजस्व। उन समस्त आय स्रोतों को जो कर की श्रेणी में नहीं आते उन्हें गैर कर राजस्व कहा जाता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, वो सभी कर राजस्व जो कर की आय स्रोत जो कर की श्रेणी में नहीं आते उन्हें गैर कर राजस्व कहा जाता है। ऐसे स्रोत निम्न हैं। सबसे पहले है शुल्क या फीस। आप सभी इस वर्ड से परिचित होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स कॉलेज की फीस अदायगी करते हैं। तो शुल्क वह भुगतान है जो कोई व्यक्ति सरकार को किसी विशेष लाभ की प्राप्ति के बदले में देता है। एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि शुल्क क्या है, वह भुगतान है जो कोई व्यक्ति सरकार को किसी विशेष लाभ की प्राप्ति के बदले देता है। कुछ प्रॉपर बेनिफिट मिल रहा है, स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए वो व्यक्ति सरकार को देता है। जैसे कोर्ट फीस हुई, स्कूल कॉलेजों से ली जाने वाली फीस। यद्यपि कर और शुल्क में अनिवार्य भुगतान की कुछ समानता है, अनिवार्य भुगतान तो है लेकिन कर में कोई लाभ प्राप्ति की आशा के बिना दिया जाता है और इसमें विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए दिया जाता है। ये डिफरेंस है किसमें, कर और शुल्क में। कर एक अनिवार्य भुगतान है जो बिना किसी प्रतिफल की आशा के एक टैक्स पेयर को पे करना पड़ता है, जबकि शुल्क कोई व्यक्ति सरकार को विशेष लाभ की प्राप्ति के बदले में देता है। ये है शुल्क या फीस और वो था टैक्स जो कि टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड है। कीमत, सेकंड वन क्या है, कीमत। कीमत अथवा मूल्य सार्वजनिक आय का वह स्रोत है जिसमें सरकार एक व्यवसाय के रूप में अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर मूल्य प्राप्त करती है। कीमत क्या है, कीमत तथा मूल्य सार्वजनिक आय का स्रोत है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचती है और मूल्य प्राप्त करती है। आजकल जो सरकारें हैं वो रेल, डाक तार, बिजली, पानी, अन्य जनोपयोगी सेवाओं से लाभ अर्जित करती हैं। इनको व्यवसायिक आय की श्रेणी में रखा जाता है। बिजली है, पानी है, तो इससे भी गवर्नमेंट क्या है, कुछ पैसे लेती है। कर जो है वो अनिवार्य वसूली है जबकि मूल्य ऐच्छिक है।
ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी। कर अनिवार्य वसूली है और मूल्य क्या है, ऐच्छिक है। अगर हमने कोई सर्विस यूज़ की है, करना चाहते हैं, तभी हम पे करें। यदि हम बिजली, पानी, रेल आदि का उपयोग करना चाहते हैं तो हम प्राइस पे करें, अन्यथा ना करें। विशेष निर्धारण, स्पेशल असेसमेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में, स्पेशल असेसमेंट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं विशेष निर्धारण। जब सरकार किसी क्षेत्र या स्थान विशेष में सार्वजनिक हित का कार्य करती है, जब गवर्नमेंट कोई क्षेत्र है या स्थान विशेष में सार्वजनिक हित का कार्य करती है, तो उस क्षेत्र की निजी संपत्ति के महत्व एवं मूल्य में वृद्धि हो जाती है। सपोज कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पार्क वगैरह लगा रही है, तो वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। सरकार इसके बदले आय प्राप्त करने के लिए विशेष निर्धारण करती है। इसके बदले क्या है, एक विशेष निर्धारण करती है। कुछ देशों में इसे सुधार कर भी कहते हैं और विकास कर भी कहते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में नहर बन जाने से उस क्षेत्र की कृषि भूमि का मूल्य बढ़ जाता है। आसपास अगर नहर बना दी तो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, कृषकों को लाभ पहुंचता है। किसी क्षेत्र में सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था हो जाने पर भू संपत्ति की कीमत में अनायास ही वृद्धि हो जाती है। या किसी क्षेत्र में कारखाने खुल जाएं, स्कूल कॉलेज के आसपास के क्षेत्रों में मकान व भूमि का मूल्य बढ़ जाता है। इन मूल्यों में वृद्धि का कुछ भाग सरकार लेती है, कुछ भाग जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट लेती है। इसे कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। आशा है कि आप सब समझ रहे होंगे कि जिस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ बार बार। कर एक डिफरेंट कंसेप्ट है जो करदाता को बिना किसी प्रतिफल के देना होता है। शुल्क क्या है, शुल्क कोई विशेष लाभ मिलता है तब हम पे करते हैं। कीमत, यदि हम उस व्यवसाय के रूप में सरकार उभर कर आती है, वस्तुओं और सेवाओं को बेचती है, जैसे बिजली, पानी। विशेष निर्धारण, कोई प्राइवेट एरिया है, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट करती है पब्लिक हित के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो उसमें से कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट ले सकती है। जुर्माना या दंड, जब कुछ व्यक्ति या संस्थाएं अपने स्वार्थ के लिए सरकार के नियमों का उल्लंघन करती हैं। कुछ व्यक्ति या संस्थाएं जो हैं वो अपने स्वार्थ के लिए गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उसको उल्लंघन करती है, तो न्यायालय, विभाग, विशेष या सरकारी अधिकारी कानून या नियम तोड़ने वालों पर आर्थिक दंड या जुर्माना लगाते हैं। जो अधिकारी हैं वो जो कानून तोड़ते हैं उन पर आर्थिक दंड या जुर्माना लगाते हैं। जब नियम के अनुसार निर्धारित समय में भुगतान न कर देरी हो जाती है तो जुर्माना भी लगाया जाता है। इस प्रकार सरकार के आय का स्रोत उद्देश्य आय प्राप्त करना नहीं बल्कि अपराधों को रोकना है। ये जुर्माना और दंड से जो आय प्राप्त होती है, ये इसका उद्देश्य आय प्राप्त करना नहीं होता, जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकना होता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनका उल्लंघन होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो कानून तोड़ते हैं उन पर आर्थिक दंड या जुर्माना लगता है। उपहार या भेंट या चंदा, जब सरकार स्वेच्छा से सरकार को विकास, राहत, युद्ध आदि का मुकाबला करने के लिए चंदा या उपहार देती है तो उसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जब पब्लिक जो है वो अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को विकास, राहत या युद्ध आदि का मुकाबला करने के लिए स्वेच्छा से, जो जनरल भाषा में चंदा कहते हैं जिसे, वो देती है, तो इससे क्या होता है, इनकम में, गवर्नमेंट की इनकम में वृद्धि होती है। जैसे रक्षा कोष, अकाल राहत कोष, बाढ़ सहायता, भूकंप सहायता कोष आदि। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। उपहार, भेंट या चंदा ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है सरकारी संपत्ति। प्रत्येक देश में सरकारी भूमि, जंगलों आदि को विक्रय अथवा पट्टे पर देकर आय प्राप्त करती है। प्रत्येक देश में जो गवर्नमेंट है वो भूमि, जंगल आदि को विक्रय और पट्टे पर देकर आय प्राप्त करती है। सरकार की आय की मात्रा इन प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। सार्वजनिक उपक्रम, आजकल सरकार एक उद्योगपति या व्यवसायी के रूप में लाभ कमाती है। आजकल गवर्नमेंट क्या करती है, एक उद्योगपति या व्यवसायी के रूप में लाभ कमाती है। जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक हुई, रिजर्व बैंक हुई, हिंदुस्तान स्टील हुआ, जिंक समेल्टर आदि उत्पादक व्यावसायिक संस्थाओं से लाभ कमाती है। पहले इन स्रोतों से राज्य की आय सीमित थी, अब लेकिन इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। महसूल, हिंदी में महसूल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे ड्यूटीज़। इंग्लिश में कहते हैं ड्यूटीज़।
जब सरकार ऐसी वस्तुओं के उपभोग को रोकना चाहती है जिनके उपभोग से कुशलता में कमी आती है, स्वास्थ्य में ह्रास आता है, नैतिकता का पतन होता है, सामाजिक बुराइयों को जन्म मिलता है, तो सरकार उन पर महसूल लगाते हैं। महसूल मतलब ड्यूटीज लगाती हैं। महसूल का उद्देश्य वैसे ही आय प्राप्त करना नहीं बल्कि अनावश्यक और हानिकारक उपभोग को रोकना होता है। इनकम प्राप्त करना नहीं होता, अनावश्यक और हानिकारक उपभोग को रोकना होता है। ऐच्छिक या बलात् ऋण, सरकार अपनी व्यय की पूर्ति के लिए आंतरिक या बाह्य ऋण प्राप्त कर सकती है। यह ऋण अल्पकालीन दीर्घकालीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जब सरकार नागरिकों से स्वेच्छा से ऋण प्राप्त करती है तो उसे ऐच्छिक ऋण कहा जाता है। लेकिन जब नागरिक ऋण देने की इच्छुक ना हो, पब्लिक जो है वो ऋण देने की इच्छुक ना हो, तो सरकार को आपातकालीन या विशेष परिस्थितियों में व्यय की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है तो सार्वभौमिक सत्ता का उपयोग कर सकती है और जबरदस्ती ऋण ले सकती है, जिसे बलात् ऋण कहते हैं। ऐच्छिक एवं बलात् ऋण। नेक्स्ट है पत्र मुद्रा निर्गमन पत्र। पत्र मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार सामान्यतः सरकार और सरकार द्वारा अधिकृत बैंक के पास होता है। सरकार द्वारा अधिकृत बैंक यानी आरबीआई के पास होता है। जब सरकार को जन कल्याण कार्यों पर व्यय करने के लिए अधिक साधनों की आवश्यकता होती है, अन्य स्रोतों से आय जुटाना संभव नहीं होता, तो सरकार क्या करती है? नोट छापती है। सरकार नई नोट छापती है जो आय का प्रमुख अस्त्र बनता जा रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज में तो ये आय का प्रमुख अस्त्र बनता जा रहा है। देखिए, आज हमने पढ़ा कि सोर्सेज क्या है पब्लिक रेवेन्यू की और पब्लिक रेवेन्यू कहते किसे हैं। तो जो सोर्सेज हैं उसमें दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। एक तो किया कौन से टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में दो तरह के टैक्सेस आते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। और दूसरे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में पहला कौन सा है? शुल्क या फीस। दूसरा है कीमत। तीसरा है विशेष निर्धारण। इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिख दी हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जुर्माना या दंड, उपहार या भेंट, सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक उपक्रम, महसूल, महसूल को इंग्लिश में कहते हैं ड्यूटीज, ऐच्छिक एवं बलात् ऋण, पत्र मुद्रा निर्गमन पत्र। ये सब क्या थे? नॉन टैक्स रेवेन्यू के उदाहरण थे। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा कि पब्लिक रेवेन्यू किसे कहते हैं और पब्लिक रेवेन्यू की सोर्सेज हैं। आशा है कि आप सभी इस वीडियो से लाभान्वित हुए।